हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और उसके कुछ बेसिक्स थे जो आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले रिजर्व का ट्रीटमेंट। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय हमने सारे रिजर्व का ट्रीटमेंट पढ़ा था कि क्या कैसे उसको करना है, कौन सा रिजर्व बटेगा कौन सा नहीं बटेगा, और बटेगा तो कैसे उसको बांटा जाएगा। ठीक वैसे ही जब फर्म एंड हो रही है तब भी तो रिजर्व पड़े होंगे ना बैलेंस शीट में। तब उन रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, कैसे उसे बांटा जाएगा, आज हम वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही आराम से समझना, कोई घाई नहीं करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है ये। छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत मायने रखती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो अपन आज उसको बहुत ही आराम से देखते हैं। तो रिजर्व में बहुत सारे रिजर्व आते हैं जो हमने पहले भी देखा, जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व। ये सारी चीजें हमने देख चुके हैं। आज उन्हीं रिजर्व का एक बार फिर से की देखते हैं ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फंड, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पहला जो रिजर्व है वो हम देखने वाले हैं, कौन सा है? वर्क मैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड जैसा एडमिशन के समय हमने देखा था कि 4 सिनेरियो होते थे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया, तब वो क्या होता था, सभी पार्टनर में बांट दिया जाता था। ठीक वैसे ही यहां पर भी वही है कि पहला केस क्या होगा कि इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। भैया कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में, और बैलेंस शीट में वो शो हो रहा है और नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन अलग से नहीं दी गई है। तब उस केस में क्या होगा कि भैया जो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये सभी पार्टनर में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम बांट देंगे। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? वही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल। भैया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दी जाएगी। हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या है कि जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है बैलेंस शीट में और नीचे उसका क्लेम भी दिया है कि भैया जो भी वर्कर है वो क्लेम मांग रहे हैं, लेकिन क्लेम उतना नहीं मांग रहे जितना कि रिजर्व है, मतलब क्लेम रिजर्व से कम है। तो दूसरा सिनेरियो क्या बनता है कि क्लेम इज लेस देन रिजर्व। कि क्लेम कम है, मान लो कि 50,000 का हमने रिजर्व बना के रखा था और क्लेम हुआ है मात्र 30,000 का। रिजर्व है 50,000 का और क्लेम है 30,000 का, है ना। अब देखो क्लेम रिजर्व ज्यादा है और क्लेम कम है। अब इस केस में क्या होगा, भाई जितना क्लेम मांगा जा रहा है उतना दे दो और जितना बच गया वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। वो सिंपल सा है, जितना क्लेम मांगा जा रहा है वो उन्हें दे दो और जो बच गया वो पार्टनर्स में बांट दो। तो देखो सबसे पहले इसकी जनरल एंट्रीज देख लेते हैं क्या होगी और फिर रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होगा। तो जनरल एंट्री सिंपल सी देखो, बैलेंस शीट से हम उसको कहां लेके आ रहे हैं, रियलाइजेशन में। बैलेंस शीट से उसको रियलाइजेशन में लेके आ रहे हैं। तो बैलेंस शीट में वो किस साइड होता है भैया, वर्कमैन कंपनसेशन फंड लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड मतलब इस साइड। तो जब उसको लेके आ रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अरे भैया सीधा हो जाएगा क्या, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहां पर कितना अमाउंट आएगा, तो 50,000 का है तो 50,000 का वर्कमैन कंपनसेशन है। रियलाइजेशन में कितना लेके आ रहा है, जितने का क्लेम है, तो 30,000 रियलाइजेशन में चला जाएगा और जो बच गया वो कहां जाएगा, टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो बच गया वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है, तो कितना बच गया? 20,000 रुपए। तो ये 20,000 रुपए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। किस रेशो में? वही उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चले जाएंगे। अब देखो रियलाइजेशन में कैसा होगा, यहां पे बना लेता हूं मैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले क्या होगा कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड बैलेंस शीट में 50,000 का दिख रहा है, लेकिन क्लेम कितना हुआ? 30,000 का। तो 30,000 को हमको यहां रियलाइजेशन में लेके आना है। तो यहां पे क्या जाएगा? बाय WCR 30,000, और इतना ही क्या हो जाएगा? पे भी हो जाएगा। तो टू बैंक या कैश 30,000। जितना क्लेम हुआ उतना ही लेके आना है और उसी को पे कर देना। तो जब पे हो रहा है तो उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? पहली तो ये हो गई, और जब पे हो रहा है तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? भैया बहुत सिंपल सा है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल सा, ये हो गई पे होने की एंट्री। तो पहले हमको उसको लेके आना है कहां? रियलाइजेशन में। जितना क्लेम है सिर्फ उतना ही अमाउंट लेके आना है, और फिर जो बच गया वो पार्टनर्स को बांट देना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और फिर उतने ही अमाउंट को पे हो जाएगा। तो 30,000 रुपए ये पे हो गया, है ना। अब देखते हैं तीसरा केस। तीसरा केस में क्या होगा? जितना रिजर्व है उतना ही अमाउंट क्या हो जाए? क्लेम हो जाए। जितने का रिजर्व है उतना ही कि पूरा का पूरा अमाउंट क्लेम में मांग ले कि भैया पूरा हमको चाहिए। अब उस कंडीशन में क्या होगा? तो सबसे पहले मैं यहां केस लिख देता हूं, केस नंबर 3, क्लेम अमाउंट इक्वल टू रिजर्व। जितने का रिजर्व है उतना ही क्लेम हो जाए। आपको अलग से नीचे एडजस्टमेंट में दे दिया जाएगा कि भैया जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पूरा का पूरा क्या हो गया? बांट दिया गया वर्कर्स में, क्लेम हो गया, वो पूरा का पूरा क्लेम कर लिया गया। अब उस कंडीशन में क्या हुआ? बचा तो अब पार्टनर्स के पास कुछ नहीं, तो भैया पूरा का पूरा अमाउंट कहां लेके आना है? रियलाइजेशन में। पूरा अमाउंट कहां लेके आना है? रियलाइजेशन में। तो जनरल एंट्रीज की पहले क्या हो गई? जनरल एंट्री देख लेते हैं, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कि रिजर्व में पड़ा है 50,000 रुपए, और 85,000 पूरा का पूरा क्या हो गया? क्लेम हो गया। तो पूरे 50,000 रुपए आपको लेके आना है यहां पे रियलाइजेशन में, और फिर इसको क्या कर देना है? पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? पे। 50,000 50,000। और रियलाइजेशन में कैसा आएगा? रियलाइजेशन में बाय WCR पूरा 50,000 रुपए लेके आना है आपको रियलाइजेशन में, और फिर टू बैंक पूरा 50,000 रुपए पे कर दिया। हो गया। ये था केस नंबर 3। अब केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में क्या होगा कि जितना रिजर्व है उससे ज्यादा क्लेम हो गया। जितना रिजर्व है उससे ज्यादा का क्लेम आ गया। अब उस कंडीशन में क्या करेंगे? चलो वो भी देखते हैं। हटा देता हूं इसको पहले। तो केस नंबर 4, क्लेम अमाउंट इज मोर देन रिजर्व। भैया क्लेम अमाउंट रिजर्व से ज्यादा है। तो अब क्या होगा? वहां तो हमने देखा था क्या कि पार्टनर्स को लेके आना पड़ रहा था पैसा, है ना, एडमिशन के समय। यहां पर भी होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, कैसे होगा वो अपन देखते हैं। पहली बात तो पूरा पैसा कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। जितना रिजर्व पड़ा है वो पैसा, जितना रिजर्व पड़ा है वो वाला पैसा कहां जाएगा? रियलाइजेशन में। जैसे अगर इसी एग्जांपल को देखते हैं
कि क्लेम अमाउंट हो गया मान लो 60,000 और रिजर्व हमारे पास पड़ा है कितना 50,000। तो क्लेम अमाउंट ज्यादा है और रिजर्व कम है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन बाय WCR, हमारे पास कितना पड़ा है 50,000, तो वो 50,000 पूरा लेके आओ। और पे कितना करना है, पे कितना करना है भैया, जितना क्लेम है, जितना क्लेम है वो पूरा पे होगा। तो टू बैंक 60,000। अब जो डिफरेंस आया वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस जब हम लास्ट में निकालेंगे वहां वो एडजस्ट हो जाएगा। यहां अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। जब हम लास्ट में पूरा रियलाइजेशन का टोटल करते हैं तो वहां से पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। तो वो पूरा का पूरा एडजस्ट कहां से हो जाएगा, लास्ट में हो जाएगा। तब पता चल जाएगा कि पार्टनर को पैसा लाना है या नहीं लाना है, क्योंकि अब तो फर्म बंद हो रही है ना, तब पता चल जाएगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, जितना हमारे पास रिजर्व पड़ा है वो पूरा लेके आ जाओ और जितना क्लेम हुआ है वो पूरा दे दो। बाकी एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में लास्ट में हम निकाल लेंगे जब पूरा रियलाइजेशन अकाउंट बन जाएगा। तो अलग से करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। जनरल एंट्रीज सेम होगी कि WCR अकाउंट डेबिट 50,000 टू रियलाइजेशन और पेमेंट की भी वही होगी। क्लियर। तो ये था क्या, पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बारे में। चारों केसेस हमने देख लिए, चारों सिनेरियोस हमने देख लिया। आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब इसके बाद हम दूसरा रिजर्व पढ़ते हैं। दूसरा रिजर्व क्या है, चलो उसके बारे में देखते हैं। तो अब बात करते हैं अपन दूसरे रिजर्व की। दूसरा रिजर्व कौन सा भैया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये भी हमने पहले पढ़ चुका है। अब देखो, जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म खत्म हो रही है, तब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या होगा इसकी ट्रीटमेंट, देखते हैं। तो इसके दो सिनेरियो होंगे, दो केसेस बनते हैं इसके। पहला केस बनेगा क्या, इफ इन्वेस्टमेंट shows in बैलेंस शीट। जब इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं। और दूसरा केस बनता है क्या, इफ इन्वेस्टमेंट नॉट shows in बैलेंस शीट। एक तो ये कि इन्वेस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में दिख रहे हैं, शो हो रहे हैं, गिवन है ना, एसेट साइड में। और दूसरा क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं शो हो रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। तब क्या होगा, मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की बात नहीं कर रहा। केस समझो कि बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट बनी है ये, यहां पर इन्वेस्टमेंट, एसेट साइड आपको क्या दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट। तो ये दिया है या नहीं दिया है, फ्लक्चुएशन रिजर्व तो यहां पर दिया ही होगा, तब तो अपन उसकी बात कर रहे हैं ना। लेकिन साथ ही साथ क्या इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिए हैं या नहीं दिए, उन दो सिनेरियोस की बात कर रहे हैं। तो यदि नहीं दिया है तब क्या होगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो, यदि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं दिया है तो सिंपल क्या करना है भैया, इस रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, जैसे हम पहले करते आए हैं। यदि इन्वेस्टमेंट नहीं है, नहीं शो हो रहा है, तो सीधा क्या कर दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यदि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में शो नहीं हो रहे हैं तो वो वाला रिजर्व क्या हो जाएगा, सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है बैलेंस शीट में, तब क्या करना है, इन्वेस्टमेंट लिखा है, तब क्या करना है भैया, सीधा
जो भी फ्लक्चुएशन रिजर्व हमने बनाया वो सीधा कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, सीधे सीधे उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो ट्रांसफर करने की क्या जनरल एंट्री होगी भाई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस तो याद रखना है ना ये दोनों केसेस कि भैया जब बैलेंस शीट में शो हो रहे हैं इन्वेस्टमेंट और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट शो नहीं हो रहे, दोनों केसेस में क्या होगा। तो जब शो नहीं हो रहे हैं तो सीधे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा, और यदि इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में गिवन है तो फिर उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट और क्या हो सकता है। उसके पहले हमको और क्या क्या रिजर्व होते हैं, जैसे जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व आपको पता है सीधे पार्टनर में बांट दिया जाता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होगा भैया, बांटना नहीं है, कहां पर आएगा, उसको भी रियलाइजेशन में अकाउंट में ट्रांसफर करना है सेम एज इट इज कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सेम एंट्री होगी, है ना। उसको बांटना नहीं है पार्टनर्स में, वो बंटता नहीं है, आपको कई बार बताया। यदि और कोई रिजर्व होगा तो फिर उसको भी रियलाइजेशन में लेके आना है, या फिर एडजस्टमेंट में जो चीजें दी होंगी उसके हिसाब से हम चीजें कर सकते हैं। तो मेनली ये रिजर्व थे हमारे पास। अब हम देखते हैं क्या एक और, कि जो एक्सपेंसेस होते हैं रियलाइजेशन के समय, एक्सपेंसेस होते हैं उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, कैसे होता है, कौन करता है। यदि पार्टनर कर रहा है तो क्या ट्रीटमेंट होगी, फर्म कर रही है तो क्या ट्रीटमेंट होगी, वो और हम इस वीडियो में देख लेते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं अपन किसकी भैया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की। कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते समय कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं ना, जब हम फर्म डिसॉल्व हो रही है तो डिसॉल्व करते समय कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस वगैरह, ये सब कुछ होता है। तो अब वो खर्चा उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। तो इसको देखो दो भागों में बांटा है, एक तो बॉर्न बाय फर्म और दूसरा बॉर्न बाय पार्टनर। मतलब क्या हुआ, खर्चा किसका, फर्म का। बॉर्न बाय मतलब खर्चा किसका, तो खर्चा किसका, यहां फर्म का खर्चा है, यहां पर खर्चा किसका है, पार्टनर का। खर्चा फर्म का, खर्चा पार्टनर का, ये दो भागों में बांट दिया। अब इसमें भी देखो दो चीजें बनती हैं, खर्चा फर्म का है लेकिन पे किसने किया है, फर्म ने। खर्चा भी फर्म का, पे भी फर्म ने कर दी। और यहां पर खर्चा फर्म का है लेकिन पे किसने किया है, पार्टनर ने। तो अब देखो इन केसेस में होता क्या है, एक एक करके अपन सब कुछ देखते हैं। तो खर्चा फर्म का, पे भी फर्म ने किया, भाई जिसका खर्चा था उसी ने पे कर दिया। तो इस कंडीशन में इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, सीधा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या जनरल एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। खर्चा फर्म का और फर्म ने ही पे कर दिया। तो जब रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते तो यदि वहां एडजस्टमेंट में आपको क्वेश्चन में दिया है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन, तो सीधा आप यहां पर रियलाइजेशन के डेबिट साइड क्या लिख देंगे, टू कैश या बैंक, टू बैंक, सीधा पे हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। वहीं यदि खर्चा फर्म का है और पार्टनर ने वो पे किया है, खर्चा फर्म का और पार्टनर ने पे किया है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी उस केस में, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू। अब तो पैसा गया नहीं है, पैसा तो फर्म ने दी नहीं है, किसने दिया वो पैसा, पार्टनर ने। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे डेबिट साइड में क्या जाएगा, उस खर्चे के लिए पार्टनर कैपिटल, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन या जो भी,
है ना, क्योंकि पार्टनर ने वो पे किया है। क्लियर? तो सिनेरियो क्या था कि फर्म का खर्चा और फर्म ने पे कर दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्म का खर्चा पार्टनर ने दिया है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब इस साइड आते हैं, तो इस साइड क्या लिखा भैया, बोर्न बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर का खर्चा पे किसने किया है, पहले तो फर्म ने। पार्टनर का खर्चा पे बाय फर्म, पेड बाय फर्म, फर्म ने पैसा दिया है। तो खर्चा किसका है, पार्टनर का। तो इस केस में क्या जनरल एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंपल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई खर्चा था पार्टनर का, लेकिन पेमेंट किसने करी है, किसने करी है, फर्म ने। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। वहीं पर यदि पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर ने ही पे कर दिया, खर्चा भी पार्टनर का और पार्टनर ने ही पे कर दिया, तो इस केस में नो एंट्री, मतलब कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। यदि पार्टनर का खर्चा है और पार्टनर ने ही पे कर दिया तो उसका पर्सनल खर्चा है, उसको कोई एंट्री नहीं होगी। यहां पर एंट्री क्या होती कि पार्टनर का खर्चा तो और फर्म ने पे करी है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस इतना ही है ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में, और कुछ भी नहीं है। तो हमने सारे सब कुछ कवर कर लिया, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट देख लिया, सब कुछ देख लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी आपसे बनता है, नहीं होगा तो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बस हो गया। अब अपन क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और एक एक करके अगर जो भी चीजें रह गई हैं उसमें हम वो चीजें कवर कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना है एक बार फिर से, कि वापस से पढ़ना है और बस रटना नहीं है, क्या करना है, समझना है, क्योंकि समझेंगे तो लंबे समय तक याद रहेगी। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।